नमस्कार। चलिए बच्चों, हम अपना अगला टॉपिक वायुमंडल शुरू करते हैं, जो कि एक ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, आप अगर छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे कि 6 की क्लास में, 7 की क्लास में, 8 में, ये ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक जितने भी हैं मैं आप सबको पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो वो अगर किसी कंपटीशन के बेस पर आता है तो वो आपके पढ़ाई से रिलेट हो जाए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है वायुमंडल, जो कि 7th क्लास का कोर्स भी है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर जब भी आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें अगर ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट आता है तो इसमें ये जो टॉपिक है वायुमंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपको इसे से अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल कहते किसे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह या हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है, ठीक है। वायु का जो आवरण है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में क्या, वायु का अर्थ क्या है? वायु जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको वायु दिखती है। वायु आप दिखती है, आपको नहीं दिखेगी ना। कि हवा चल रही तो आप उसे हवा के झोंके से महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है, आपको वायु दिख तो रही नहीं है। तो वायु जो होती है, ये क्या होती है? गैसों का सम्मिश्रण होती है, विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होती है। अतः आप अगर इस तरीके से कहें कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से विभिन्न प्रकार की गैसें घेरे हुए हैं, तो वो उसका वातावरण है या उसका वायुमंडल है, तो भी गलत नहीं होगा। यानी कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो गैसों का सम्मिश्रण है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका वायुमंडल कहलाता है। इस सम्मिश्रण में आपकी जलवाष्प भी होगी, विभिन्न प्रकार की गैसें भी होंगी और धूल के कण भी होंगे। तीनों चीजें आपके वायुमंडल में सम्मिलित होंगी। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी? जलवाष्प, गैसें और धूल के कण। ये जो गैसें होंगी ये विभिन्न प्रकार की होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गैस है जो पूरे वायुमंडल को घेरे हुए है। ये विभिन्न प्रकार की मात्राओं में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं जलवाष्प के बारे में। देखिए, जलवाष्प क्या है? जलवाष्प जो है, जल का अगर गैसीय रूप है तो क्या कहलाएगा? जलवाष्प ही तो कहलाएगा, ठीक है। ये जलवाष्प जो होती है किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये जो है हमारी जो पृथ्वी के लिए आवश्यक वर्षा है उसके लिए क्या उत्तरदायी है? जलवाष्प उत्तरदायी है। जब जलवाष्प पृथ्वी से ऊपर पहुंचती है और धूल के कणों का क्या योगदान रहता है इसमें? ये धूल के कण क्या होते हैं? जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आकर्षित होकर जब ये जलवाष्प इन पर आ जाती है, धीरे धीरे संघनन की प्रक्रिया होती है और वर्षा के रूप में ये नीचे आ जाती है। तो ये जो कण कौन कौन से मैंने बताया आपको? जलवाष्प और धूल के कण के बारे में। अब जानते हैं हम गैस के बारे में। देखिए, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, ये मैंने आपको बताया। इनमें कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? इनमें आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियान, जियान, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसों का सम्मिश्रण आता है, जो कि मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है। इनकी सबकी मात्रा बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप ये जाने, जो मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि ये जो गैसें हैं ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या बनाए हुए हैं? वायुमंडल बनाए हुए हैं। तो ये बनाए क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है पृथ्वी के जैसे और अन्य ग्रह हैं इन पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो पृथ्वी के चारों ओर ही वायुमंडल क्यों पाया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, जिसे आप आकर्षण शक्ति भी कह सकते हैं। ये शक्ति, अब ये गैसें काय की बनी हुई है? ये छोटे छोटे अणुओं की बनी हुई है। और ये जो गैसों को गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का जो विशेषता है वो क्या है? यही तो है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी ओर खींचती और बांधे रखती है। तो यही कारण है कि हमारा जो ये वायुमंडल है चारों पृथ्वी के साथ क्यों घूमता रहता है? क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और ये वायुमंडल इसी आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा रहता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ना कि कैसे ऊपर उड़ जाती है, नीचे उड़ जाती है, ये साथ पृथ्वी के साथ साथ घूमती रहती है, तो उसका वायुमंडल भी घूमता है। तो ये इतनी बात क्लियर हुई कि ये गैसें क्यों हमारे चारों, पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उससे बंधी रहती है और ये वायुमंडल पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, ठीक है। अब हम जानते हैं आज इन गैसों का। देखिए, किसी भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस विद्यमान है, तो हमें इनका प्रतिशत भी पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनके प्रतिशत के बारे में।
देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत क्या है? 78.03%। ठीक है, 78.03% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में यदि सबसे अधिक गैस पूछी जाएगी तो वो कौन सी गैस होगी? वो होगी नाइट्रोजन। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस के कार्य क्या, मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं। देखिए प्रोटीन निर्माण में सहायक कौन सी गैस होती है? ये है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनके लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं ग्रहण करते हैं। ये मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, फिर इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोट और नाइट्रेट की क्या विशेषता है? नाइट्रोजन की क्या विशेषता, नाइट्रेट की नहीं। तो नाइट्रोजन की और क्या विशेषता है? नाइट्रोजन जो होती है गैस, ये क्या करती है कि जो जलने, आग को फैलने से रोकती है। ठीक है, आग को फैलने से अगर कोई गैस रोकती है तो वो नाइट्रोजन है। यदि हमारे जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन नहीं होती तो हमारे वायुमंडल में ये वायुमंडल होना ही मुश्किल होता, क्योंकि अगर कहीं आग लग जाती तो फैलती चली जाती। अगर नाइट्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन को रख देते, ऑक्सीजन एक ज्वलन गैस है, मतलब जलने में प्रभावी होती है, जलने को कहते हैं अधिक कर देती है, आग को फैलाती है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन को कर देते तो क्या होता? वो आग जल्दी जल्दी फैल जाती, चारों ओर फैलती, ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत हो जाती। तो क्या होता? वो हमारे वायुमंडल को जला देती, हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हम सबको जला देती, और हमारा वायुमंडल ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है जो हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखती है। और आग को, अगर कोई पूछता है आपसे कि आग को फैलने से रोकने में सहायक कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको पता चल गया नाइट्रोजन के बारे में, कुछ तथ्य मैंने आपको बताया और इसका प्रतिशत बताया। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप सब जानते हैं, ये क्या है? प्राणवायु है। इसका प्रतिशत कितना है? 20.94%। ठीक, ये क्या है? ऑक्सीजन प्राणवायु, यानी जो हम श्वसन क्रिया में जो गैस ग्रहण करते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसका प्रतिशत कितना है? ये मैंने प्रतिशत यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक है, ये इसका प्रतिशत है जिसे हम अपने मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए सबसे उपयोगी या प्राणवायु कौन सी है? वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया। अब देखिए थर्ड नंबर पे आपके मैंने लिखा है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 0.93%। ठीक, ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। इसके अलावा ये जो आपकी क्रिप्टॉन, नियॉन, ज़ेनॉन, ये सब एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसों का अर्थ आप समझते हैं? निष्क्रिय गैसों का अर्थ होता है कि जो गैसें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, उन्हें निष्क्रिय या अक्रिय गैसें कहा जाता है। ठीक है, ये होती हैं। तो ये जो ऑर्गन है ये एक प्रकार की निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। ये कहाँ मिलती है आप लोगों को? तो मैं इतना बता देती हूँ कि जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती है, इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन गैस होती है, इसमें ऑर्गन गैस होती है, नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके ऑर्गन गैस भरी जाती है, तब ये जलती है और आपको प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्या हुआ आपका? ऑर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है जो आपको मैंने बताया, इसको क्या होता है? विद्युत बल्ब में और ट्यूबलाइट्स में भरी हुई होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03%। ठीक, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में विद्यमान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के लिए उपयोगी मानी जाती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप समय हम लोग क्या जो अपनी श्वसन क्रिया में जो गैस छोड़ते हैं वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हम लोग हरित गृह प्रवाह गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? वातावरण को गर्म कर देती है। ठीक है, आगे जब मैं इसके अगला वो बताऊंगी तो मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा ये गैसें मैंने आपको इन सब के, अब हम इन सब गैसों का प्रतिशत पढ़ लेते हैं। हीलियम हमारी पाई जाती है 0.0005%। ठीक है, हाइड्रोजन
0.00005%। इन सबका देखिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन करके भी याद कर सकते हैं। अगर आप इतना याद करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम इन चारों को तो आप याद रखें ही, इन चारों का प्रतिशत भी याद रखें और इन चारों के बारे में आपको कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, और कहीं कहीं पर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, ये दोनों गैस हैं कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनका देखिए इस चित्र से आप समझिए, इस चित्र में मैंने दिखाया है कि नाइट्रोजन को इस पूरे गोले पर मैंने बहुत ज्यादा प्रतिशत पर दिखाया है, यानी कितने प्रतिशत पर, 78.03% पर मैंने इसमें नाइट्रोजन को दिखाया है, और ऑक्सीजन को मैंने दिखाया है 20.94% पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर कुल 99% पर ये दोनों गैस विद्यमान है। कौन कौन सी, ये बात पूछी जा सकती है कि पृथ्वी के 99% भाग पर कौन कौन सी गैसें हैं, तो सिर्फ वो दो गैसें हैं, वो है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो गैसें 99% पर, बाकी 1% जो 1/99, 100 में से जब 99 गया तो 1% तो बचा, 1% पर ये आपकी जितनी भी अन्य गैसें मैंने इनके अलावा लिखी हैं वो सिर्फ 1% भाग पर, आप देख भी सकते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका 100 ही आएगा। तो 100% जो है इन सारी गैसों को मिलाकर बनता है, जिसमें कि 99% पर ये दोनों गैसें और बाकी 1% पर ये सारी अदर गैसें पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इतना जानते हैं कि 99% पर दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 1% भाग पर बाकी ये अन्य गैसें पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख रखा है ये भारी गैसें और हल्की गैसें, इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए भारी गैसों से अर्थ ये है कि जब मैं आगे के आपको वीडियो में पढ़ाऊंगी इसकी संरचना के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में, तो उनमें परतें, वायुमंडल की परतों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उन परतों में जो निचली सतह होगी पृथ्वी के पास, जो सबसे परत होगी, उस पर जो गैसें पाई जाएंगी, उसके पास जो गैसें पाई जाएंगी, उनको हम कहेंगे भारी गैसें, क्योंकि वो भारी गैसें हैं इसलिए वो पृथ्वी के सबसे निकट रहेंगी, और जो हल्की गैसें हैं जो पृथ्वी से ऊपर दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको भारी और हल्की गैस करके लिखा हुआ है। तो ये सब मैं आपको जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको संरचना बताऊंगी। अगर इस वीडियो में मैं आपको संरचना बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया है। इस पहले पार्ट में आपने इतना जाना कि हमारे जो वायुमंडल का संगठन है, जिसमें कौन कौन सी गैसें कितने प्रतिशत मात्रा में, उनका क्या विशेषता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में मैं आपको वायुमंडल की संरचना, इसके बारे में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।